नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है वो बचे हुए जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जो सेल्फ एनर्जी बचा हुआ था उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे कैविटी प्रॉब्लम का। तो पहले थोड़ा सा जो बचा हुआ था पिछले लेक्चर का, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा चुके थे, पोटेंशियल कैलकुलेट करवा चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी पिछले क्लास में बताए थे, खुद को सिस्टम बनाने में जो एनर्जी खर्चा होता है उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी कहते हैं। तो तरीका भी बताए थे, देखिए अगर याद होगा तो आपको सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बताए थे किसमें, सॉलिड कंडक्टिंग में हो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हो या हॉलो कंडक्टिंग हो। तो इन तीनों के लिए हम सेल्फ एनर्जी बताए थे और वो कितना था, KQ²/2R था, याद कीजिए। और तरीका बताए थे कि सबको तोड़कर आप इन्फिनिटी पर भेज दें और एक एक चार्ज को वहाँ से लेकर आएँ। लेकिन वहाँ पे चार्ज कहाँ था, वहाँ पे चार्ज जो था वो सरफेस ऑफ कंडक्टर था, पर यहाँ नॉन कंडक्टिंग है तो इसका वॉल्यूम में होगा। तो इसका रेडियस आप मान लेते हैं कि रेडियस आप मान लीजिए R है और इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q है। अब इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन करना होगा वही इस एनर्जी में गया होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी कहते हैं। कहने का सेंस सर कैसे, देखो फिर से वही क्या करो, इसको तोड़ ममोड़ के इसको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो और सबको इन्फिनिटी पर भेज दो। चलिए आप इन्फिनिटी पर भेज दिए। अब एक एक चार्ज, छोटे छोटे जो टुकड़ा था वो चार्ज को एक एक कर लेकर आओ और लेकर इस तरीक़ा से अरेंज करते जाओ। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्या इस तरीक़ा से आपको ला रहे हैं, सब इन्फिनिटिव से ला रहे हैं। तो अगर आपको कहें कि ये जो पहला चार्ज होगा, आप पहला चार्ज लाए होंगे तो पहला चार्ज लाए होंगे तो बाकी यहाँ पर तो कोई और चार्ज नहीं होगा, तो पहला चार्ज को लाने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई वर्क डन ही नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप छोटा सा दूसरा सा चार्ज लाइएगा तो क्या पहला वाला चार्ज उसको रोकेगा, रिपेल करेगा, मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन किया जाता है तो वहाँ पे जो वर्क डन एक्सटर्नल होता है वो किस में चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है। और यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हुआ कि चार्ज को लाते 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 इस तरीक़ा से ला रहे थे, इस तरीक़ा से ला रहे थे, ऐसे लाते लाते मान लेते हैं कि हमारे पास कितना रेडियस का बन गया, R रेडियस का। यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल चार्ज मेरे पास कितना आ गया, Q, और रेडियस कितना हो गया, स्मॉल r हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r रेडियस बन गया और Q चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें चेंज हो रहे हैं। अभी अगर हम पहले वाला का बात करें, सॉलिड कंडक्टिंग का बात कर लें, या फिर हॉलो कंडक्टिंग का बात कर लें, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग का बात कर लें, तीनों एक ही चीज़ है। उसमें क्या था कि सिर्फ सरफेस पर ही चार्ज रहता था तो रेडियस में वेरिएशन नहीं होता था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस में भी वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम पर है। तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, Q हो गया, और वहाँ पर रेडियस कितना बन गया, R। चलिए छोटा सा dq चार्ज लाने में हम देखते हैं कि कितना वर्क डन हमको एक्सटर्नल करना पड़ेगा। पहले इस छोटे से चार्ज के कारण जो वर्क डन करेंगे वो एनर्जी में जाएगा, वो छोटा सा एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वर्क डन एक्सटर्नल अगर आप कैलकुलेट करते हैं छोटा सा के कारण, इस छोटे से चार्ज के कारण, तो क्या होगा, dq एंड इंटू चेंज इन क्या, पोटेंशियल हो जाएगा। सबको पता है कि चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, या फिर यूँ कह लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला। पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आता है, ऑब्वियस है कि इसको एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे वही इसके अंदर स्टोर हो जाता है। खैर हम वर्क डन ही छोटा सा निकालते चलते हैं, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। चलिए dq हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं आप, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कहाँ हो गया, तो ये यहाँ पर हो गया V फाइनल, और V इनिशियल कहाँ हो गया, V इनिशियल हो गया इन्फिनिटी पर हो गया, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है आपका, 0 होता है। तो यहाँ से जो वर्क डन आपका एक्सटर्नल आ जाएगा, देख लीजिए dq एंड v फाइनल क्या हो जाएगा, क्या सिंपली kq/r हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर लाने में, क्योंकि इतना तो आ चुका है, अब हम इस चार्ज पे बात कर रहे हैं लाने में, तो इसको चार्ज को जब
जब यहाँ पर लाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ/R हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर से देखिए तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जब वर्क डन एक्सटर्नल निकाला जाएगा तो देखिएगा जनाब यहाँ पर क्या होता है, ये KQ/R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि यहाँ पे चार्ज में भी चेंजिंग आ रहा है और R में भी चेंजिंग आ रहा है। तो आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल पे काम करना होगा, या तो चार्ज को आप पूरा R में चेंज कर दीजिए या तो R को आप पूरा Q में चेंज कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाला चीज़ को आप देखिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर बोले कि इसका Q का वैल्यू लिखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम लिखा जाएगा भैया। अगर हम बोले कि इस Q का वैल्यू लिखो कि कितना Q है, तो Q का वैल्यू लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं रो यहाँ पर वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर रो यूज होगा। और कितना चार्ज कितना वॉल्यूम में है तो उतना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप DQ निकाल सकते हैं भैया, देख लीजिए रो, और यहाँ पर क्या आएगा 4/3 पाई, R वेरिएबल है तो 3 बाहर आ जाएगा R², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि DQ का वैल्यू भी आपके पास आ गया, मतलब Q का वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ R आ गया, DQ का वैल्यू भी एज अ फंक्शन ऑफ R आ गया। तो देखिए हम टोटल चार्ज को R के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्क डन जो एक्सटर्नल आपका होगा वो क्या होगा, Q का वैल्यू देखिए तो रो इंटू 4/3 पाई R का Q हो जाएगा, और आप R नीचे R तो है ही, DQ का वैल्यू देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा 4 पाई, यहाँ पर रो इंटू 4 पाई R², 4 पाई R², और यहाँ पर क्या हो जाएगा DR हो जाएगा। ये वाला Q इधर है, ये Q इसका है, ठीक है, उसमें शामिल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीक़ा से चीज़ें हैं, रो इंटू 4/3 पाई R/Q/R। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आप एक काम कीजिए, R से R क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, एक R से एक R, रो को बाद में कर देंगे। रो को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, तो जानते हैं कि डेंसिटी को क्या लिखा जाता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R/Q है। तो आप ये लास्ट में पुट कर सकते हैं, है ना, लास्ट में ही पुट करेंगे, अभी पुट करने से कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन ही बढ़ाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये रो का वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, और फिर एक काम करते हैं, देखिएगा तो पूरा के पूरा वेरिएबल अब हमारे पास R के टर्म में आ गया, मतलब हम R के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि इसका R के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको हटाते हैं, है ना, पॉज करके लिख लीजिएगा, ये वाला पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि ये सब का यूज हो चुका है। हाँ भाई, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वर्क डन एक्सटर्नल के लिए आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 4/3 है तो ये आ जाएगा 16, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये एक बार पूरा ढंग से कर लेते हैं, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा KQ, तो यहाँ पर तो K आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रो² आ जाएगा, यहाँ पर भी रो है और यहाँ पर भी आपका रो है, ठीक है। और ये जो है 4/3 यहाँ से आ जाएगा 4 नहीं लिख कर 16 लिख दीजिए, 16, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, और बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पाई नहीं पाई² हो जाएगा, ये वाला पाई²। अच्छा, यहाँ पर एक R से एक R कैंसिल है तो R है, तो R के पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा मिला लीजिए, K है, रो² है, 16/3 है, पाई² है, R के पावर 4, और एक लास्ट में DR है। तो बाकी सब कांस्टेंट है, 0 से लेके कहाँ तक के करना है, कैपिटल R तक के, क्योंकि चला था कहाँ से, 0 से कहाँ तक जाएगा, कैपिटल R तक जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा आपका क्या हो जाएगा, K रो² 16 पाई², और बटा में कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा R के पावर 5/5, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं R के पावर 5, और बटा क्या हो जाएगा 5।
भाई इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, देख लीजिए r के पावर 5/5, तो r के पावर 5/5 डायरेक्ट पुट कीजिएगा लिमिट, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास वर्क डन एक्सटर्नल हो गया और यही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन किया जाएगा इन्फिनिटिव से उसको लाने में, वही सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब क्या कर लेते हैं, रो का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रो का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो k, रो का वैल्यू कितना है, q² होगा, और बटा में कितना हो जाएगा 16/9, और पाई स्क्वायर r के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए इंटू 16 पाई स्क्वायर है, और बटा में इंटू में 3 है ये वाला, और यहाँ पे r के पावर 5 है, और बटा में कितना है 5 है। तो आप देख सकते हैं पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर 16 से 16, और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर हुआ था तो 9 था, यहाँ पे ऑलरेडी 3 था तो 3 टाइम्स कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक ये भी कट जाएगा, सॉरी ये r के पावर जो 6 है वो 6 वाला सिर्फ कटेगा, बाकी एक r रहेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, KQ², 3KQ², ये 3 ऊपर जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 5r। ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ गया। देख लीजिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 3KQ² बटा 5r। क्लियर है? तो ये तरीका बिल्कुल सेम था, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं था। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा सोचना पड़ा हम लोग को। क्लियर है? तो इस तरीका से आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसमें ऐसा थोड़ी ना कि खत्म होगी, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझना है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आप चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से ला रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, तो सेंटर से अर्थ तक ला रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो ये सेल्फ एनर्जी है, ये सेल्फ एनर्जी जो है वो r=0 से लेके r=इन्फिनिटिव तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो आपका 3KQ² बटा कितना आ जाएगा, 3KQ² बटा 5r। ये 0 से लेके इन्फिनिटिव तक के हैं, मतलब कि यहाँ से इन्फिनिटिव तक के है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो एनर्जी है ये इन्फिनिटिव तक के इस तरीका से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा पिछले वाल जो था वो r से इन्फिनिटिव तक के था, ये जो कहाँ से r=0 से r=इन्फिनिटिव तक का। चलिए हम लोग अगर आगे का बात करें तो सोच के देखिए, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ देता है कि सेल्फ एनर्जी बताइए, लेकिन r=0 से लेके r तक के बताइए। तो भाई अभी ध्यान से देखिए, पिछले क्लास में r से r=इन्फिनिटिव तक के बता चुके हैं। फिर आज जो बताएं r=0 से लेके r=इन्फिनिटिव तक बता चुके हैं। तो ऑब्वियस है यू निकाल लो, r=0 टू r=इन्फिनिटिव में से घटा देंगे r का वैल्यू r से r का वैल्यू इन्फिनिटिव तक का। तो क्या r का वैल्यू 0 से r का वैल्यू r तक के मिलेगा कि नहीं भैया? यहाँ से इन्फिनिटिव तक वाला एनर्जी को और यहाँ से ये वाला एनर्जी को घटा देंगे, यहाँ वाला में से r से r=इन्फिनिटिव वाला को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 3KQ² बटा 5r माइनस KQ² बटा 2r। तो एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, 10r होगा। तो ये 6KQ² आ गया, और यहाँ पर देख लिए 5KQ² आ गया। तो आप देख सकते हैं जो सेल्फ एनर्जी होगा कहाँ से कहाँ, r=0 से टू r तक के, वो कितना हो जाएगा, तो KQ² बटा 10r आ गया। देख लीजिए ध्यान से कितना आ जाएगा, KQ² बटा 10r आ जाएगा। अच्छा तो हम लोग को, अच्छा बार ऐसा नहीं कि हमेशा ये वाला याद रख लेना, जब तक ये बोला नहीं जाए तब तक हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग वही इस्तेमाल करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कराकर दिखाते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कैसे आता है, क्या क्वेश्चन होता है, हम कराकर दिखा देते हैं। चलिए भैया देखिए, जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये ऐसा मान लीजिए कि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका चार्ज Q है एंड रेडियस कितना है R है, ठीक है। अब एक और अपना है
एक और जो है स्फीयर है, लेकिन ये सॉलिड जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे चार्ज Q नहीं 2Q है और रेडियस इसका 2r है और इसका सेंटर से जो दूरी है वो 8r है, इसका सेंटर तक का दूरी। ये ऐसे दे दिया, एक जो दे दिया है सॉलिड कंडक्टिंग दे दिया है और एक दे दिया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग दे दिया, चार्ज Q है और 2Q है। तो यहां से सवाल ये किया गया कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यहां से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा आप संभल के, यहां पे दो टाइप का होगा, एक तो सेल्फ एनर्जी खुद का और दूसरा इंट्रैक्शन एनर्जी Q1 Q2 बटा R। कैसे देखिए, अगर आप सिस्टम का सेल्फ एनर्जी निकालने जाते हैं तो पहले क्या होगा, सेल्फ होगा किसका, सॉलिड कंडक्टिंग का, फिर क्या होगा, सेल्फ होगा किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का, और फिर कैसा होगा, इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी होगा। इंट्रैक्शन का मतलब दो चार्ज के बीच का। तो सेल्फ एनर्जी अगर सॉलिड कंडक्टिंग पे बात करते हैं तो सॉलिड कंडक्टिंग का फॉर्मूला होता है KQ² बटा 2r होता है। देखिए यहाँ पर चार्ज Q था और रेडियस r था तो 2r हो गया। सेल्फ में क्या होता है, तो अभी बताए थे 3KQ², लेकिन Q कितना है, 2Q है। यहाँ पर देख लीजिए 3KQ² और बटा 5r, r कितना है इस बार 2r है, देख लीजिए आप, है ना। 3KQ² सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अभी थोड़ा देर पहले बताएं, तो क्या हो जाएगा 3KQ² बटा 5r, r कितना है यहाँ पर 2r है। एंड इंट्रैक्शन एनर्जी प्लस में देखिएगा नीचे लिख रहे हैं, इंट्रैक्शन मतलब ये दोनों के बीच में, तो ऐसे क्या होता है Q1 Q2, Q1 कितना है भैया, Q है, Q2 कितना है 2Q है, एंड R कितना है 8r होगा, मतलब इसके सेंटर का बीच का दूरी होगा। तो आपका अगर यहाँ पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछता है तो पहले इसका सेल्फ लिखें, फिर इसका सेल्फ लिखें, फिर दोनों के बीच का क्या लिखें, इंट्रैक्शन एनर्जी लिखें। ये पूरा सिस्टम का आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर हो गया। चाहिए तो एक और इसमें कंफ्यूजन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन में, वो भी करा देते हैं। देखिएगा एक और टाइप का आता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सेल है, कंडक्टिंग सेल टाइप का है। सेल मतलब हम पहले बता चुके हैं कि ऑब्वियस है, हॉलो वाला। एक का रेडियस कितना है 2r है, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है Q है, इस पे चार्ज कितना है 2Q है, ठीक है। ए स्फेरिकल सेल 1 है, ए स्फेरिकल सेल क्या है 2 है। तो आपसे सवाल, यहाँ पे दोनों क्या है, सेल है, हम लिख देते हैं ऐसे, ये क्या है सेल है, कंडक्टिंग सेल है, ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या है भैया, कंडक्टिंग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिंग सेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये किया गया, फिर से वही सवाल है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है कि क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से यहाँ पर इंट्रैक्शन टाइप का चीज़ होगा, इंट्रैक्शन होगा, फिर अपना ये सेल्फ होगा, दो का सेल्फ होगा। तो भैया सिस्टम का जब आप लिखोगे एनर्जी तो पहला क्या होगा, सेल्फ होगा S1 सरफेस के लिए, फिर यहाँ पर सेल्फ होगा S2 सरफेस के लिए, और फिर कैसा होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी होगा, क्या होगा, इंट्रैक्शन एनर्जी होगा। तो देख लीजिए सेल्फ S1 के लिए क्या हो जाएगा, तो अभी देखे थे KQ² बटा क्या होता है 2r, यहाँ पर हो गया। S2 के लिए KQ² मतलब 2Q का स्क्वायर, और बटा 2r का मतलब कितना हुआ 2r हो गया, क्योंकि बाहर वाला का रेडियस 2r है और चार्ज कितना था 2Q था। अच्छा, इंट्रैक्शन एनर्जी Q1 कितना Q, और Q2 कितना 2Q, और R कितना, R बाहर वाला 2r, R यहाँ पर क्या होगा बाहर वाला। R मत लिखना कि सर R होगा सर 2r में से सर R गया, नहीं, 2r में से R नहीं, यहाँ पर जो होता है वो ये, इसको पॉइंट की तरह मानो, इसको अलग पॉइंट की तरह मानो, और दोनों के बीच का दूरी कितना लेना है 2r लेना है। तो देखिए आपका एक और कंफ्यूजन ये वाला क्रिएट करता था, इसको भी हम क्लियर आपको कर दिए कि पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ कैसे लिखा जाता है। तो ये आपका
कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका था। अब इसी से रिलेट करके कैविटी का सवाल आता है, तो हम लोग कैविटी के सवाल पे कंसंट्रेट करते हैं, उस पे आते हैं कि कैविटी के सवाल। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कैविटी प्रॉब्लम, और उसमें भी नॉन कंडक्टिंग कैविटी। कैसा कैविटी पढ़ेंगे? नॉन कंडक्टिंग कैविटी। चलिए आइए, नॉन कंडक्टिंग कैविटी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आता है इससे, मतलब इजी क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में कैविटी का सवाल कैसे करते हैं? भैया खोखला जो रहता है उसको हम नहीं मानते हैं खोखला, उस कंप्लीट लेके चलते हैं, और फिर क्या मान लेते हैं कि उस खोखला मतलब उसमें प्लस ले लिए तो माइनस लेके और घटा देते थे, याद होगा तो, कि जिसको पढ़ा हुआ होगा उसको याद होगा। तो सेम यहाँ पर करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा सवाल से चालू करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका इन्फिनिटिव है, इसका मतलब एक कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये रुका हुआ है, ये इनफाइनाइट तक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर एक तरीका से ऐसे कटा हुआ है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, देख लीजिए। कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है कि स्फीयर के अंदर खोखला, मतलब चारों तरफ से बंद, लेकिन ये सीट है तो ऐसा कैविटी कह नहीं सकते हैं, पर सवाल में ऐसे ही बोला जाता है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सीट है, इनफाइनाइट सीट है। क्या है? इनफाइनाइट सीट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये जो खाली है ना, ये इसका रेडियस, जो डिस्क काटा गया है इसका रेडियस आर है। चाहो तो यहाँ बाहर हम लिख देते हैं, यहाँ पे अगर नज़र नहीं आ रहा हो तो, इसका रेडियस आर है। और यहाँ से एक्स दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का बताना है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर का क्या होगा, ये पी पॉइंट पे। चाहो तो नामकरण करके यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर बताना है। तो तरीका देख लेते हैं कैसे क्या होगा, किस तरीका से होगा। पहले आपको क्या करना है, पहले ऐसा मानकर बनाना है कि कैविटी है ही नहीं। पहले इस तरीका से ट्रीट कीजिए कि कैविटी नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई कैविटी नहीं है। जो कोई कैविटी नहीं है, ये इनफाइनाइट है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पहले कोई कैविटी नहीं है भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट सीट है तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं E1 दे देते हैं, क्योंकि कोई कैविटी नहीं है और इनफाइनाइट सीट है तो ऑब्वियस है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन आप इसमें वो वाला भी पार्ट काउंट कर लिए जो पार्ट हमको काउंट नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये नेगेटिव साइन ले लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए ये वाला जो है नेगेटिव साइन ले लेते हैं, और ये रेडियस कितना है, r है। तो आपको ये दिखाई देगा कि डिस्क के एक्सिस पर, डिस्क के एक्सिस वाला टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डायरेक्शन उल्टा होगा E2। और यहां से क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्क के एक्सिस वाला पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहा है, और डिस्क के एक्सिस पर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो इस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा रहेगा, बिकॉज हेयर साइन इज द नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर हम कंसीडर कर लिए जो कि कंसीडर नहीं करना चाहिए था, तो हम उतना ही पोर्शन में नेगेटिव पोर्शन लेकर चलेंगे। अब नेट निकालने के लिए क्या कीजिए, यहां से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, क्या E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा देख लीजिए, थोड़ा सा हटा देते हैं सब। चलिए देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो जो आपका नेट जो फील्ड आएगा वो आएगा E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, है ना, यहाँ पर देखिए ज़्यादा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर हो गया। चलिए अभी कैविटी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है इसमें, तो एक एक करके हम लोग करते हैं कैविटी में। अभी तो ये सीट जैसा चीज़ है, आइए हम लोग स्पेयर पे करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है स्पेयर पे, तो स्पेयर वाला पे कर लेते हैं कंडक्टिंग कैविटी, सॉरी नॉन कंडक्टिंग। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीक़ा से है, मान लिए जाए अब इस बार नॉन कंडक्टिंग कैविटी पे बात कर लेते हैं। तो इसका रेडियस आप ऐसा मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है 4r है, और यहाँ पर एक कैविटी है इस तरीक़ा से, थोड़ा देखिएगा इस तरीक़ा से, और यहाँ से यहाँ दूरी ये है 2r दोनों का सेंटर का, और बाकी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भरा पड़ा है इस तरीक़ा से, बस वही खाली है। 2r रेडियस का एक डिस्क काट लिया गया है, हालांकि स्पेयर है तो अंदर अब पूरा स्पेयरिकल टाइप का चीज़ ही काटा गया है ना। ये स्पेयर है ना, नॉन कंडक्टिंग है, ऐसे देख लीजिए। यहाँ पर एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग है, सब जगह चार्ज है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ खाली छोड़ दिए, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग यहाँ पर कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग कैविटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रो दिया है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, रोक टाइप का चीज़ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये निकालना कहाँ पे है, एक बाहरी पॉइंट है P, जो कि सेंटर से दूरी है 8r। कितना दूरी है भाई, फिर से बोल दो, 8r दूरी है भाई। इसके सेंटर से, ये बड़ा वाला का स्पेयर के सेंटर से, ये सेंटर से दूरी कितना है 8r है, बोल दो भाई 8r, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ से पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पर बता देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। तो ऑब्वियस है हम लोग फिर से वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले मान लेते हैं क्योंकि कोई कैविटी नहीं है, फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, कैविटी जो कंसीडर कर लिया गया था उसको नेगेटिव मान लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हो सके तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि पहले कोई कैविटी नहीं था, आपका प्लस चार्ज पूरा में था, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर ये आपका है, अच्छा इस पे चार्ज निकालना बहुत आसान है क्योंकि रो दिया हुआ है, चार्ज नहीं दिया हुआ है। रेडियस कितना है भैया 4r है, तो चार्ज क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यू, r कितना है 4r है, रेडियस 4r इस बार है, तो इस पर चार्ज निकालना जरूरी है। क्यों चार्ज निकालना जरूरी है आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट कितना है P है, कितना दूरी है सेंटर से, आप देख लीजिए सेंटर से जो दूरी है वो कितना है 8r है। तो क्या हम बताए थे कि कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर कोई पॉइंट बाहर है और बाहरी पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा तो समझ जाइए कि ये जो होगा उस पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो सीधा सीधा यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं, वो E1 कितना आ जाएगा KQ/r², r कितना 8r का स्क्वायर, खत्म। भाई बाहरी पॉइंट है, क्या बाहर पॉइंट के लिए ये वाला स्पेयर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो सीधा सीधा क्या लिख दें KQ/r²। क्यू कितना, क्यू कितना देख लीजिए, रो इंटू 4/3 पाई, r का क्यू मतलब 16r², और बटा ये 88 64 64 r², तो ये क्या हो जाएगा r² 16 4 जा एंड 4 से 4 कैंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा, चाहे तो ये भी लिख लें, k का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटू रो इंटू 5, ऊपर में देख लीजिए और कुछ नहीं बच रहा, r² से r² तो कैंसिल हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, यहाँ पर 3, तो ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। हाँ भैया, तो थोड़ा सा शायद देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, थोड़ा ऊपर जाइए, 4r का क्यू होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर आपका क्यू हो गया, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर देते हैं, है ना, इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 4r का क्यू यहाँ पर होगा ना, तो E1 का जो वैल्यू होगा k, और इंटू k का भी वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू कितना है रो इंटू
4/3 यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या होगा 64r³ होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और यहाँ पर देख लीजिए बटा में और कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वो हो गया Q/r², 64r²। तो आप देख सकते हैं 64 से 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और r² से एक r ऊपर बचेगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं E1 का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ जाएगा, रो यहाँ पर आ गया कैपिटल R यहाँ पर, और ऊपर में देख लीजिए कुछ भी नहीं बचा है, और बटा में कितना आ जाएगा 3ε0। तो देख सकते हैं आपका E1 का वैल्यू इतना आ गया, रो r/3ε0, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो ये E1 आ गया। उसी तरीका से आपको क्या करना है, E2 कैलकुलेट करना है। बस याद रखिएगा E1 रो r/3ε0, ताकि सॉल्व करें तो क्लियर हो सके। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर देखिए कैविटी में सेकेंड वाला में, यहाँ पर हम वो भी पार्ट कंसीडर कर लिए थे इसके पीछे वाला में जो हमको कंसीडर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं था। तो प्लस लेके चले थे, तो यहाँ पे चार्ज अब क्या लेके चलेंगे, माइनस लेके चलेंगे। ये भी कंडक्टिंग है, और इसके लिए जो पॉइंट है ये P है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो दूरी होगा वो यहाँ से दूरी कितना है 6r होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है 8r है, इसमें से 2r घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ 6r बचेगा। हाँ, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना है 2r है, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है 2r है। तो आप पहले यहाँ का तो चार्ज निकाल लीजिए। तो जैसे ही चार्ज आप निकालिएगा Q क्या होगा, रो और इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, r का Q मतलब 2r का Q, देख लीजिए। तो इसका चार्ज निकल गया। क्या इसके लिए भी ये पॉइंट बाहर है, हाँ, तो सीधा सीधा KQ/r² लग जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बस अंदर की ओर होगा, बिकॉज हियर साइन इज द नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव है। तो देख लीजिए E2 जो होगा वो आपका KQ/r² कितना होगा 6r का स्क्वायर होगा। चलिए K का वैल्यू पुट कीजिए 1/4πε0, Q का वैल्यू कितना होगा रो 4/3 पाई, R का Q मतलब 8r का Q, और बटा में 36r² कैंसिल होगा, ठीक है। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, और ये मान लीजिए कि 4 से 2 बार में और 4 से 9 टाइम में कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा 2 रो r बटा 27 ε0, 9 3 जा 27 ε0। तो ये क्या आ गया E2, और ये किधर की ओर है, अंदर की ओर डायरेक्शन है। तो देख सकते हैं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वो क्या होगा, इसमें जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो क्या आएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा उटा का कोई टेंशन है नहीं। तो पीछे था रो r/3ε0 एंड माइनस 2 रो r कितना आ गया 27ε0। तो यहाँ से देख लीजिए 27ε0 तो 9 रो r, और यहाँ से आएगा 2 रो r तो 7 रो r/27ε0। क्लियर हो गया, ये आ गया आपका कंडक्टिंग कैविटी। अब इसी में बहुत ज़्यादा वैरायटी आता है। क्या आता है वैरायटी, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिखिए, बाकी का वैरायटी और भी बताते हैं कि कैसे कैसे और किया जाता है। चलिए देख लीजिए और कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाए इसी सवाल में अगला सवाल है, ये आपका कंडक्टिंग कैविटी है, ये उसी टाइप का कैविटी होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं ताकि क्लियर रूप से रह सके। ये कैविटी आपका, ठीक है। यहाँ से ये बोला गया कि रेडियस इसका तो 4r ही है, ये सेंटर और ये सेंटर का बीच का दूरी अभी भी कितना है 2r है। ये 4r थोड़ा इधर लिख लीजिए। अब इसके सेंटर से यहाँ का दूरी ये पॉइंट P लिया गया, ये दूरी भी कितना है आपका 2r ही दूरी है। अब पॉइंट ये प्लस चार्ज है भैया, देख लीजिएगा यहाँ पे प्लस चार्ज है आपका, ये आपका ऐसे है जो प्लस चार्ज है, ये फिर से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैविटी ये खाली है, लेकिन इस बार क्या अलग हुआ सर, अलग हुआ। देखो क्या अलग हुआ, पॉइंट बाहर नहीं है, पॉइंट अंदर है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज क्या,
देखो ध्यान से, तो बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है। अब अंदर वाला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए क्या होता है, रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन छोटे वाले के लिए क्या अभी भी बाहर है, तो छोटे वाले के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर, बस यही करना है। तो फिर से ये पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देख सकते हैं एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए ट्राई करते हैं, है ना, एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा फिर बना लीजिएगा। आपको पता है, सब पता है, अभी इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कोई कैविटी नहीं मानना है। जब कोई कैविटी ही नहीं मानना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीका से है, कोई कैविटी ही नहीं मानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ सेंटर से 2r दूरी पर ये पॉइंट P है, तो क्या पॉजिटिव है तो बाहर की ओर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और E1 का वैल्यू क्या होगा, रो r कितना है 2r, भाई रो स्मॉल r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो r क्या होता है, सेंटर से दूरी, कि कितना दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो रो r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया E1। उसी तरीका से आपको E2 निकालना पड़ेगा। तो E2 के लिए क्या करना होगा, वो वाला पार्ट भी हम कंसीडर कर लिए जो हमको नहीं करना चाहिए था। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं ताकि उधर स्पेस मिल सके। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से दूरी कितना होगा, देखिए 4r दूरी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2r है और यहाँ से भी 2r है। ये P पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज होने के वजह से देखिए इसी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा E2, और E2 का वैल्यू इस बार Q निकालना पड़ेगा इसका, तो रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई, R का Q मतलब 2R का Q। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये वाला को अलग कर देते हैं, इसी में हम इसमें कंसीडर कर देंगे ताकि हमको ज़्यादा स्पेस मिल सके। ये ऐसे कर लेते हैं, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि के क्यू बाई आर स्क्वायर E2 होगा, तो E2 कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर कितना है 4r का स्क्वायर हो जाएगा। अब Q का वैल्यू पुट कीजिए, E2 के भी पुट कर दीजिए E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू कितना है, ये रो 4/3 पाई 8RQ और बटा 16r स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए, ये 8 से कितना बार में, 2 बार में, फिर क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फिर एक ये कैंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, देखिए E2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो ऊपर में क्या कोई नंबर है, नहीं, रो r है, तो यहाँ से हो जाएगा रो r बटा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो रो r बटा 3 2 जा 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमारा किसका आ गया, E2 का। तो आप देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। तो यहाँ से नेट जो आएगा वो क्या होगा, E1 वेक्टर माइनस E2। अच्छा, वेक्टोरियली साइन है तो डायरेक्ट घटा जोड़ नहीं सकते, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से देखिए एक का डायरेक्शन इधर है तो एक का डायरेक्शन इधर है, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट घटा जोड़ सकते हैं, हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, देख लीजिए आपके पास E1 आ जाएगा 2 रो r बटा 3 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 हो जाएगा कितना, रो r बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 3 2 जा 2 2 दूनी 4 रो r एंड यहाँ पर रो r होगा, तो आपका आ जाएगा 3 रो r बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 बार में तो आ जाएगा रो r बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया। और 2019 में, सॉरी अभी 20 में ही जेईई में जो जनवरी में पूछा था वो इससे पूछा था, 2020 में ही इससे सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा इस चीज को। हटा देते हैं ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एक और, इसी में सवाल है कैविटी में
जैसे मान लिया जाए, देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास फिर से नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। फिर से वही यहाँ पर अपना खा लिए, थोड़ा सा इसको हटा, इसको बार बार लिख नहीं रहे हैं प्लस में, आप लोग खुद से समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है फिर से ये इस तरीक़ा से है, इसको थोड़ा ऊपर ज़्यादा बना दीजिए इस बार, क्योंकि ये काम का चीज़ है इस बार। और यहाँ पर इस बार जो पॉइंट लिया गया होगा, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर लिया जाएगा। इस बार ऐसा लिया जाएगा कि दोनों के लिए अंदर हो, बड़े वाले के लिए भी अंदर हो, छोटे वाले के लिए भी अंदर हो, मतलब दोनों के लिए रो आर बटा एप्सिलॉन नॉट यूज़ होने वाला है। फिर मज़ा आने वाला है इसका मतलब। चलो चलो जल्दी करते हैं, प्लस चार्ज पहले भर दो, प्लस 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 प्लस, इस तरीक़ा से आप चार्ज भर दें, ठीक है। ऐसे 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 भर दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर वही चीज़ है, ये वाला रेडियस कितना मान लेते हैं, 4r मान लो। इसका सेंटर का और इसका सेंटर का बीच का दूरी इस बार l ले ले, और एक पॉइंट यहाँ पर P है। अब यहाँ पर निकालना है, बस कुछ नहीं दिया, यही दिया और रो दे दिया, रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब हमसे निकालना है, हमको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पॉज करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, हालांकि आसान है, आसानी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ डाटा और देना चाहिए था, पर एग्जाम में ऐसा कुछ दिया नहीं रहता है, अपना मन से खुद से मानना पड़ता है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको दूरी देखिए क्या देना चाहिए, ये वाला दूरी अपना मन से मान लीजिए क्या है, R1 है, और ये दूरी आप अपना मन से मान लीजिए क्या, ये R2 है, ठीक है। यहाँ से इसके सेंटर से दूरी, ठीक है। तो चलिए हम इस पर भी बात कर लेते हैं। P पॉइंट में पहला क्या प्रोसेस है, अपना मन से माने R1 R2, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, ये खुद से सोचने का तरीका है। तो पहला क्या काम है कि हम तो कैविटी मानेंगे ही नहीं। तो जब आप कैविटी नहीं मानिएगा, यहाँ पर देखिए हम प्लस प्लस चार्ज नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधी अब कर रहे हैं। तो पहला बार कैविटी नहीं मानिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 होगा, और क्या रो R1 वेक्टर बटा क्या 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, बिकॉज पॉइंट इज इनर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। और अगर इनर पार्ट ऑफ कंडक्टर में पॉइंट है तो सीधा सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रो R1 बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। इस बार थोड़ा डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है भैया, इसके पीछे वाला में डायरेक्शन अपोजिट था, तो सीधा सीधे घटाव जोड़ रहे थे, इस बार ऐसे सीधा सीधी नहीं होगा, थोड़ा देखिएगा वेक्टोरियली होगा। तो E1 हो गया। उसी तरीका से अगर वो वाला पार्ट को कंसीडर करिए, ये वाला पार्ट को किया, अब ये साइन क्या हो गया, नेगेटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे ना, ये इसमें क्या था, 1 2 बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए, पॉजिटिव है। अब ये साइन क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मजा आएगा, देखिएगा कॉन्सेप्ट, बुक में कंफ्यूज ही होना है, एक बार सीख लीजिएगा यहाँ से, बिल्कुल कभी टेंशन नहीं होगा। ये R2 दूरी है, तो क्या इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, E2, एंड E2 का जो वैल्यू होगा क्या रो R2 वेक्टर बटा क्या हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए तो यहां पर E1 और E2 आ गया, अब इसको हटा देते हैं, देखिएगा हटा रहे हैं यहाँ पे। अब फिर अब हम लोग नेट निकालते हैं। तो आप नेट जब निकालिएगा तो एक तो है कंपोनेंट तोड़कर निकालें, दूसरा क्या है देखिएगा, रो R1 E1 वेक्टर वेक्टोरियली है तो हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं आपकी उतना माइनस उतना, लेकिन वेक्टोरियली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, रो R1 देखिए वेक्टर लगाएंगे, ऐसे नहीं रो R1 लिख के नहीं चल रहे हैं, अब वेक्टर लगा रहे हैं बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होगा, रो R2 वेक्टर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। आप एक काम कीजिए, रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, और ये बचा क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसका हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये है क्या मेरा L, ठीक है, ये वाला मेरा क्या है R1, और ये वाला मेरा क्या है, देखिएगा ये ऐसे है, ये वाला मेरे लिए क्या है R2। आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से दिखाई दे रहा होगा, क्या L प्लस R2 क्या बराबर R1 कर सकते हैं। देखिए इसका हेड और इसका टेल मिला, और जो ट्रायंगल कंप्लीट करे उसको मिलाने वाला लाइन को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट।
तो R1 बराबर L प्लस R। अब L क्या हो जाएगा, तो क्या R1 माइनस R2, मतलब R1 माइनस R2 की जगह क्या लिख दो, L लिख दो। मतलब यहां से जो आ गया देख लीजिए रो L बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दोनों पॉइंट के लिए अंदर, दोनों के लिए अंदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनर पार्ट ऑफ द, दोनों के लिए, बोथ के लिए, दोनों के लिए इनर पार्ट में है। कितना है, रो L बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा हटा कर दिखाते हैं कि ये ध्यान से देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2, या फिर कह सकते हो पोजीशन पे भी इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। आप यहां लिखे चाहे यहां लिखे चाहे यहां लिखे, इस पूरे कैविटी में किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब ये दोनों के सेंटर के बीच के दूरी पर डिपेंड करेगा, बस और कुछ नहीं। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस, अगर आप कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज आप लाएं और यहां रख दीजिएगा, तो ये अंदर में बाहर कुछ भी चेंज होते रहे, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला नहीं है। और रो का वेरिएशन, ये चार्ज तो कांस्टेंट है, बाहर कोई भी चार्ज कुछ भी रख दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कोई भी चेंज नहीं होगा, न पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये सेंटर के बीच का दूरी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब दो जगह यूनिफॉर्म मिला, एक इनफाइनाइट शीट पे मिला था, याद कीजिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक कहां मिला, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैविटी के अंदर, और उसका वैल्यू कितना होता है, रो L बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, रो L बटा 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। तो ये आपका किससे था, कैविटी प्रॉब्लम था, कैविटी प्रॉब्लम समाप्त हुआ। ठीक है, हो सकता है तो अगले क्लास में एक आध क्वेश्चन और करा दे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराएं, ये तो थ्योरी है, बाकी के अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इजीली पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।